आज हम लोगों ने पढ़ना है मल्टीपल इंटेग्रल्स। मल्टीपल इंटेग्रल ऐसे इंटेग्रल होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इंटेग्रल्स के साइन होते हैं। नेम से ही पता चल रहा है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होगा कि यहाँ पे इंटेग्रल्स जो होंगे वो एक से ज़्यादा आएंगे। अब हमारे पास जो मल्टीपल इंटेग्रल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डबल इंटेग्रल और एक होता है ट्रिपल इंटेग्रल। आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ना है वो डबल इंटेग्रल्स के बारे में पढ़ना है। डबल इंटेग्रल्स पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। पहले आप लोगों ने पढ़े हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि आपने पहले पढ़े हुए हैं। एफ एक्स एक्स कोई मैं डोमेन असाइन कर देती हूँ ए और बी। ग्राफ आपके पास कैसे बनते थे? सिंगल वेरिएबल्स के ग्राफ आप लोग कैसे बनाते थे? यहाँ से ये ए है और यहाँ तक ये बी है। सिंगल वेरिएबल क्या करता है कि वो एक एक वैल्यू लेता है इस डोमेन में से और उसको यहाँ पर प्लॉट करता है। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। पहले मैंने डोमेन में से एक पॉइंट लिया, उसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। फिर मैंने डोमेन में से दूसरा वैल्यू दी x को, उसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, अप टू सौ, जहाँ तक डोमेन दी होगी वहाँ तक मैंने डोमेन में से वैल्यूज लेके फंक्शन में पुट करके उनको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। और जब इनको मैंने मिलाया तो मेरे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन बन गया। अब सिंगल वेरिएबल जो कर्व्स होते हैं ये कभी भी अपने डोमेन से बाहर नहीं जाते। अगर डोमेन ए से लेके बी तक है तो उसका जो कर्व होगा इस डोमेन के अंदर अंदर ही रहेगा, कभी भी इस डोमेन से बाहर नहीं निकलेगा। तो सिंगल वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, ये अपनी डोमेन में से एक एक पॉइंट लेते हैं, एक एक वैल्यू लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शन ड्रा कर देते हैं। और फंक्शन कभी इस डोमेन से बाहर नहीं जाएगा जो डोमेन डिफाइन होगी। यहाँ पर आपके पास x जो था वो डोमेन थी और जो y आएंगी वो रेंज होगी। मीन्स के ये y एक्सिस है तो ये आपके पास रेंज है और ये x एक्सिस है तो ये डोमेन है। यहाँ तक तो मैंने बात की है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की। अब मैं बात करूँगी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की। आपने ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए होंगे, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई के क्वेश्चन। एफ एक्स वाई इस तरह के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, इनके ग्राफ्स भी बनाए होंगे आप लोगों ने। ये हमारे पास 3D ग्राफ्स बनते हैं। यहाँ पर x आ गया, ये y आ गया और ये z आ गया। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में जो x और y हैं ये आपके पास डोमेन है। x और y की कोई भी आपके पास वैल्यूज होंगी, कोई भी डोमेन होगी, यहाँ पर x और y आपके पास डोमेन है। ये x है और ये y है, मीन्स कि ये आपके पास पूरी की पूरी डोमेन होगी। ये आपके पास पूरा डोमेन है। आप इसमें क्या करते हैं कि इस x और y प्लेन में से वैल्यूज लेते हैं और उन्हीं वैल्यूज को z एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। जैसे आपने एग्जांपल्स अगर की हुई हैं 1/x+2 की एग्जांपल अगर आपने की है, पहले आप इसकी डोमेन फाइंड आउट करते थे, फिर उस डोमेन में से आप वैल्यूज लेते थे। अगर इसकी डोमेन में बात करूं कि चले मैं यहाँ पर x+y कर देती हूँ, कोई भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैं x+y कर देती हूँ। पहले हम लोगों ने इसकी डोमेन डिफाइन की कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 0 माइनस कर देंगे। ये इसकी मैंने डोमेन डिफाइन कर दी। अब मैंने क्या करना है, इस डोमेन में से ये डोमेन मेरी कहाँ पे बन रही है, एक्स और वाई प्लेन में बन रही है ना ये डोमेन। डोमेन को आप ऐसे ही लिखते थे ना कि एक्स कोमा वाई सच दैट रियल नंबर्स में से हमने माइनस कर दिया 0। डोमेन इसमें बन रही है हमारे पास, एक्स और वाई प्लेन में बन रही है, यहाँ पर ये डोमेन बन रही है। अब मैं क्या करूँगी, अपनी इस डोमेन में से एक्स वाई प्लेन में से वैल्यूज़ लूँगी और वो वैल्यूज़ मैं इसमें पुट करूँगी। मेरे पास जी के वैल्यूज़ आती जाएंगी।
जैसे मैंने अपनी डोमेन में से एक्स और वाई को 1 1 वैल्यू दी है। मैंने अपनी डोमेन में से एक्स और वाई को 1 1 वैल्यू दी है। यहाँ पर एक्स भी 1 है और यहाँ पर वाई भी 1 है, यहाँ पर पॉइंट बन गया। ठीक, फिर मैंने 2 वैल्यू दी है, एक्स को 2 दिया और वाई को 1 ही दिया, यहाँ पर ये पॉइंट बन गया। फिर मैंने क्या किया कि वाई को वैल्यू लेट्स सपोज 2 दे दी है, एक्स को वैल्यू 1 ही रहने दी है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट बन गया। फिर मैंने एक्स को वैल्यू 2 दिया, वाई को भी वैल्यू 2 दी है। वो कैलकुलेट आप करेंगे, आपके पास जो भी पॉइंट बनेगा वही आपने, अच्छा ठीक, एक्स को वैल्यू 2 दी, वाई को भी वैल्यू 2 दी, मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट बन गया। फिर मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ये मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए पॉइंट्स दे रही हूँ, यहाँ से डोमेन में से एक्स और वाई को वैल्यूज दे रही हूँ। आप कोई भी वैल्यूज अपनी पूरी डोमेन में से उठा के दे सकते हैं। तो मैंने जब इन पॉइंट्स को मिलाया, मेरे पास ये एक स्केयर बना। अब ज़ाहिरी बात है, इन एक्स और वाई के वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट की हैं, तो जी का कोई ना कोई आंसर रहा होगा। जब मैंने एक्स और वाई को यहाँ से 1 1 वैल्यू पुट की है, तो 1/2 0.5 आया, जी की वैल्यू यहाँ पर 0.5 आ गई। मीन्स कि जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 1 थी ना, इसी वैल्यूज़ के क्रॉसपॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पर जी की वैल्यू आ गई 1 1, 0.5, मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। अब मैंने दूसरे नंबर पे एक्स को वैल्यू दी थी 2 और वाई को वैल्यू दी थी 1, इसमें पुट की 3, 1/3 आ गया, कोई भी वैल्यूज आ गई, 1.5 फॉर एग्जांपल आ गई, जी की वैल्यू 1.5 आ गई। मैंने वो जी में देखा, वो यहाँ पर कहीं पे 1.5 आएगा। ये वाला ऑर्डर पेयर मैंने फंक्शन में पुट किया था एक्स और वाई की जगह पे, तो इसी वैल्यू, इसी ऑर्डर पेयर के क्रॉसपॉन्डिंग मेरे पास जी की वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब उसके बाद मैंने ये वाला पॉइंट जब पुट किया था अपने यहाँ पर, अब ये वाला जब मैंने ऑर्डर पेयर पुट किया, ये ऑर्डर पेयर था 2 और 2, इसमें पुट किया 2 2 4 हो गया, 1/4 0.25 अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट आ गया, तो इसी ऑर्डर पेयर के क्रॉसपॉन्डिंग मेरे पास जी की वैल्यू आई 0.25। मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, यहाँ पर कोई पॉइंट बनेगा, जी की 0.25 फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट बनता है। सेम मैंने ये वाला ऑर्डर पेयर पुट किया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है, वाई 2 है, इसमें पुट किया, जी की कोई वैल्यू आ गई, इसी ऑर्डर पेयर के क्रॉसपॉन्डिंग जी की वैल्यू अगर यहाँ पर कहीं आती है, मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। फिर मैंने इन डॉटेड लाइन्स को मिलाया, डॉट पॉइंट्स को, तो मेरे पास ये शेप बन गई। ये आपके पास जो डोमेन होगी ना आपके पास यहाँ पर, ये एक्स वाई प्लेन में जो डोमेन जो फिगर बनेगी आपके पास, उस फिगर को हम कहेंगे रीजन। डोमेन के क्रॉसपॉन्डिंग, डोमेन पॉइंट्स के क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास जो फिगर बनेगी, यहाँ से डोमेन एक्स और वाई थी, ऑर्डर पेयर्स ये, तो ये फिगर बनी है। तो डोमेन की जो फिगर बनेगी आपके पास, प्लेन में जो फिगर बनेगी एक्स वाई प्लेन में, उसे हम कहते हैं रीजन। और इसी ऑर्डर पेयर्स के क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास जी एक्सिस में एक फिगर बनेगी, उसे हम कहेंगे सरफेस। उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस कहेंगे। अब इन्हीं दोनों के दरमियान में, रीजन और इस सरफेस के दरमियान में जो आपके पास स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, इस सरफेस वाली फिगर के नीचे और रीजन वाली फिगर के दरमियान में जो स्पेस है, अब ये स्पेस हमारे पास वॉल्यूम कहलाती है। ये स्पेस क्या कहलाती है? इसे हम वॉल्यूम कहेंगे। और यही वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं डबल इंटीग्रल के ज़रिए। यही वॉल्यूम हम इस सरफेस और रीजन के दरमियान में जो वॉल्यूम है, ये हम कैलकुलेट करते हैं डबल इंटीग्रल के ज़रिए। तो इन जनरल हमें यहाँ से क्या पता चला फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से? फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में ये हमारे पास एक्स और वाई डोमेन होती हैं और ये एक्स वाई प्लेन में ड्रा करती हैं। इसी डोमेन वैल्यूज़ के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास जी एक्सिस में एक फिगर बनेगी और उस फिगर को हम कहते हैं सरफेस, और जो प्लेन में यहाँ पर फिगर बनेगी एक्स और वाई में, उसे हम कहते हैं रीजन। और इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम, और वही वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रल्स। अब इसकी एग्जांपल आप सेम एज इट इज़ ये भी ले सकते हैं कि ये आपके पास फ्लोर है जो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में बन रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये मेरा पूरा एक्स वाई प्लेन जो है ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर मैंने एक मिरर रखा, ये मैंने मिरर रखा। अब इस मिरर में से रेज पास होंगी, मिरर में से क्या रेज पास होंगी, तो इसका रूफ के ऊपर, छत के ऊपर कोई ना कोई इमेज बन रहा होगा।
तो उस इमेज को हम कहेंगे सरफेस। अब यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि जो डबल इंटीग्रल्स होते हैं वो हमें वॉल्यूम देते हैं रीजन और सरफेस के दरमियान में जो होता है रीजन के क्रॉसपॉन्डिंग हमें वॉल्यूम देते हैं ये। लेकिन अगर फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल हो, मीन्स कि अगर सिंगल इंटीग्रल हो, सिंगल इंटीग्रल तो हमने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है कि इसके ज़रिए हम एरिया कैलकुलेट करते हैं फंक्शन को इंटीग्रेट करके। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कोई कर्व बनी हुई है, हमें कहा गया कि इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है, ये हमने एरिया फाइंड आउट करना है इस कर्व का। तो हम क्या करते थे, जस्ट अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे इस डोमेन के अंदर, ए से लेके बी तक, एफ डी एक्स। हम अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करके हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे ए से लेके बी के दरम्यान में, तो हम कहते थे हमारे पास एरिया आ गया। अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसे भी दिए होते हैं जिनको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते थे, हम इस एरिया की छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना देते थे, इनकी रेक्टेंगल्स बना देते थे, और हर रेक्टेंगल की हम विड्थ फाइंड आउट करते थे, और फिर उन तमाम रेक्टेंगल्स की हम ऐड करते थे विड्थ को, सम करते थे उन सब का। तो हम कहते थे हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो इस पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास ये स्पेस बन रही है, हमने इनकी छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना देंगे कि हर रेक्टेंगल की हम विड्थ फाइंड आउट करेंगे, उन सब रेक्टेंगल की विड्थ को ऐड करेंगे, तो हम कहेंगे हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा इस पूरे यहाँ पर जितना भी हमारे पास स्पेस है, इस पूरे का वॉल्यूम निकल आएगा हमारे पास। यही बात आप लोगों को यहाँ पर भी एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पर भी यही बात लिखी गई है कि उसने अपने पूरे फंक्शन के रेक्टेंगल्स बनाई होंगी, रेक्टेंगल्स बना के फिर उन सब की विड्थ फाइंड आउट करके उसने उसका सम किया, सम करने के बाद उसने कह दिया कि वो उसके पास एरिया बन जाता है पूरी की पूरी इसका कर्व का। और अगर यहाँ पे डबल इंटीग्रल्स उसने लगाए होंगे, दैट मीन्स कि वो वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहा है पूरी कर्व का। अब नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि आपके जो डबल इंटीग्रल्स होते हैं वो दो तरह के इंटीग्रल्स होते हैं। पहली टाइप वो होती है जिसमें दोनों लिमिट्स कांस्टेंट दी हो, ये फंक्शन है dx है, और पहली जो इंटीग्रेशन दी होगी, लिमिट दी होगी, वो dx की होगी, और जो दूसरी वाली है वो dy की है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये जो dy है, तो पहली इंटीग्रल जो दिया होगा वो dy के क्रॉसपॉन्डिंग होगा, जो सेकंड पे दिया होगा यहाँ से वो dx के क्रॉसपॉन्डिंग होगा। अगर आपके पास इंटीग्रेशन की दोनों लिमिट्स होंगी वो कांस्टेंट होंगी, यहाँ पे दोनों लिमिट्स कांस्टेंट है, ए से लेके बी तक, सी से लेके डी तक। अगर दोनों लिमिट्स कांस्टेंट होगी तो रीजन में जो आपके पास शेप बनेगी वो रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। रीजन कौन सा था आपके पास, एक्स और वाई प्लेन में जो आपके पास था, जो डोमेन थी, यहाँ पर ये आपके पास वाई था और ये एक्स था। अगर आपकी दोनों लिमिट्स कांस्टेंट हैं इंटीग्रेशन की, तो आपके पास यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में जो शेप बनेगी वो रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। अगर दोनों लिमिट कांस्टेंट है तो रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। अगर एक लिमिट कांस्टेंट हो जाती है और दूसरी लिमिट, फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि यहाँ पर सी से लेके डी तक ये लिमिट कांस्टेंट है, और ये वाली जो मेरे पास लिमिट है ना, ये वाली, तो ये वेरिएबल लिमिट है। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल अगर आ जाता है तो हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन में शेप बनेगी वो रेक्टेंगुलर शेप नहीं बनेगी, वो कोई और शेप बनेगी। वो कोई सर्कल भी दिया जा सकता है, वो कोई इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है अदर देन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सिर्फ एक ही केस में बनेगी जब आपके पास दोनों लिमिट्स होंगी वो कांस्टेंट दी होंगी। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं डबल इंटीग्रल की। पहली टाइप ये दी हुई है कि अगर दोनों लिमिट्स कांस्टेंट होंगी तो रेक्टेंगुलर शेप बनेगी, और दूसरी टाइप ये दी गई है कि अगर एक लिमिट कांस्टेंट हो और दूसरी लिमिट वेरिएबल हो तो उसकी जो शेप बनेगी रीजन में वो अदर देन रेक्टेंगल होगी। अब वो कोई भी हमारे पास शेप बने, ये डिपेंड करता है आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। सो अब यहाँ पर देखें, यहाँ दोनों लिमिट कांस्टेंट है,
हमारे पास जो रीजन में शेप बनेगी वो रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। जस्ट आपने इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स पुट कर देनी है। और यहाँ पे डबल इंटीग्रल दिया हुआ है तो हमें पता लग गया कि हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें। अगर सिंगल इंटीग्रल दिया होता तो हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट कर रहे होते। अब डबल इंटीग्रल्स ओवर जनरल रीजन्स, यहाँ पर वही बात है, मैंने आपको पहले बता दी हुई है कि ये तो वही बात उसने लिखी हुई है कि उसने छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना दी होंगी। रेक्टेंगल्स बना के उसने हर रेक्टेंगल की विड्थ फाइंड आउट की है, विड्थ फाइंड आउट करके उसने उसका सम कर दिया है। तो यहाँ पे डबल इंटीग्रल ले रहा है, इट मीन्स कि वो वहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहा है रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके। अब ये आपके पास एक थ्योरम आ गया। पिछले वाला जो थ्योरम बताया था उसमें दोनों लिमिट्स कांस्टेंट दी होती तो रेक्टेंगुलर शेप बनी थी। अब इसने कहा भाई यहाँ पर एक लिमिट कांस्टेंट है ए से लेके बी तक, और जो दूसरी लिमिट दी है वो वेरिएबल दी हुई है, एक्स वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है इसमें। तो इस तरह की शेप्स में इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपके पास जो शेप बनेगी रीजन में वो अदर देन रेक्टेंगुलर होगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, थ्री माइनस एक्स माइनस वाई। अब z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई शेप बन की इक्वेशन दी हुई है, हमें पता है ये 3D में बनेगी। ये एक सरफेस की हमें इक्वेशन दी हुई है, तो ये 3D में बनेगी। अब यहाँ पर इसने डोमेन डिफाइन की होगी इस फंक्शन की। ये पोलिनोमियल है तो इसकी जो डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। यहाँ पर ये x कर लेते हैं, ये y हो गया हमारे पास, ये y है और ये z है। हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स यहाँ से x और y को वैल्यूज देंगे। x को वैल्यू देते हैं, अगर फॉर एग्जांपल जैसे 0 देते हैं तो y का आंसर आ जाता है हमारे पास, x को वैल्यूज देते हैं 0 और y को वैल्यू देते हैं 1। फिर x को वैल्यू देते हैं कोई भी -1, y को वैल्यू देते हैं 2। हमने इसमें रियल नंबर्स में से ऑर्डर पेयर उठाने हैं, x और y की वैल्यूज उठानी है। इसको यहाँ पर हमने देखना है, x को मैंने वैल्यू दी है 0 और y को वैल्यू दी है 1, तो ये वाला पॉइंट बन गया। फिर इसी तरह x को वैल्यू दी है -1, जो कि इधर बनेगा नेगेटिव x एक्सिस पे, -1 वैल्यू दी है, और y को वैल्यू दी है मैंने 2। इसी तरह कोई और वैल्यूज दी हैं इसमें, हमने इसमें रीजन में से मैंने ऑर्डर पेयर्स उठाए हैं, यहाँ पर पुट किए हैं ऑर्डर पेयर्स, कोई भी ऑर्डर पेयर्स आ गए मेरे पास, मैंने कोई भी पुट कर दिए। इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, इन ऑर्डर पेयर्स को मैंने एक्स और वाई प्लेन में ड्रा किया तो मेरे पास एक शेप बन गई है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह की कोई शेप बन गई है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने कोई भी शेप बना दी है। इस ऑर्डर रियल नंबर्स में से मैंने ऑर्डर पेयर्स के लिए, उन ऑर्डर पेयर्स के क्रॉसपॉन्डिंग अगर मेरे पास लेट कर लें कि इस तरह की कोई शेप बन रही है। अब ये जो ऑर्डर पेयर्स मैंने लिए हैं, जब इसको यहाँ पर पुट करूँगी तो ज़ाहिर बात है मेरे पास z की कोई ना कोई वैल्यूज़ तो आएंगी ही ना। जब x और y की जगह पर ये ऑर्डर पेयर्स पुट करेंगे तो z के आंसर्स आएंगे। उन z के आंसर्स को मैंने यहाँ पर प्लॉट करना है। जैसे मैंने पहले पॉइंट लिया 0 और 1, x 0 है और y 1 है, ये वाला पॉइंट बने, x 0 और y 1 ये वाला पॉइंट बने। इसी पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग मेरे पास z का कोई ना कोई आंसर आएगा, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी z की। अब जैसे यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर पेयर लिया है, उसको जो मैंने इस प्लेन में ड्रा किया तो यहाँ पर पॉइंट बने। अब इस ऑर्डर पेयर के क्रॉसपॉन्डिंग z में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। लेट कर लेते हैं कि z की जो वो वैल्यू यहाँ पर बनती है, यहाँ पर कहीं पे बनती है, यहाँ पर बन गई। ये वाला ऑर्डर पेयर लिया तो इसी की डायरेक्शन में आपने सीधा ऊपर देखना है। z एक्सिस में जो भी वैल्यू इसके होगी यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास z की वैल्यू आई है इस ऑर्डर पेयर के ऊपर 3, यहाँ पर z 3 है। यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर मैंने पुट किया एक्स वाई प्लेन में, इसके क्रॉसपॉन्डिंग z की वैल्यू 3 है। तो आपने इसी डायरेक्शन में सीधा ऊपर जाना है, जहाँ पे 3 होगा वहीं पे आपने स्टॉप कर देना है। इसी तरह मैंने कोई और पॉइंट लिया, यहाँ पर कोई ऑर्डर पेयर लिया, यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर को मैंने जब इसमें पुट किया तो मेरे पास z का कोई आंसर आया, मैंने लेट कर लिया कि वो z का आंसर फॉर एग्जाम्पल 4 आया। मैंने इसी डायरेक्शन में जाना है सीधा ऊपर, इसी ऑर्डर पेयर की डायरेक्शन में जाना है, जहाँ पर 4 होगा z की वैल्यू वहीं पर स्टॉप कर देनी है। यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे।
इसी तरह डिफरेंट ऑर्डर पेयर यहाँ से लेती जाऊंगी और उसको यहाँ पे जी में पुट करती जाऊँ, इसमें पुट करती जाऊंगी, जी के आंसर्स आते जाएंगे और उन्हीं आंसर्स के ऊपर मैं अपनी यहाँ पर एक मेरे पास पॉइंट्स बनते जाएंगे। इस तरह से कोई भी पॉइंट्स आ गए, मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, मेरे पास एक शेप बन गई। ये मेरे पास एक शेप बन गई। अब जी एक्सिस में जो शेप बनेगी उसे हम कहेंगे सरफेस, और यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में जो शेप बनी है उसे कहेंगे रीजन। ये मैं आर लिख देती हूँ, ये रीजन है और ये आपके पास सरफेस है। अब इस रीजन और सरफेस के दरमियान में जो स्पेस है इसे हम कहते हैं वॉल्यूम, और यही वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है डबल इंटीग्रल के ज़रिए। और यहाँ पर आपने एक और बात याद रखनी है कि हम हमेशा अपनी इस टाइप की इक्वेशंस में जी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई में एक्स और वाई प्लेन से वैल्यूज़ लेंगे, डोमेन में से यहीं से वैल्यूज़ लेंगे। यहाँ पे जो भी इमेज बनेगी इसी के क्रॉस वार्डिंग आपके पास सेम एज इट इज़ इसी का इमेज आपके पास जी एक्सिस में बनेगा। देखिए यहाँ पे सर्कल बना है तो यहाँ पे भी जी एक्सिस में आपके पास सर्कल बनेगा। इन्हीं ऑर्डर पेयर के क्रॉस वार्डिंग जी की वैल्यूज आती है ना, और हमने इन्हीं की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ऊपर जी की वैल्यूज पे स्टॉप करना है। अगर यहाँ पर मेरे पास मैं ऐसी वैल्यूज लूँ, यहाँ पर ऑर्डर पेयर ऐसे लूँ कि यहाँ पर मेरे पास कोई रेक्टेंगल बन रही है, कोई स्केयर बन रहा है, तो इसी के क्रॉस वार्डिंग सेम ऊपर जी एक्सिस में भी मेरे पास रेक्टेंगल या स्केयर बनेगा। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल है तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल बनेगी, अगर यहाँ पे कोई स्केयर बन रहा है तो यहाँ पे भी स्केयर बनेगा, वही इमेज आपके पास जी एक्सिस के अंदर बनेगी। जैसे आपको पहले मैंने वो वाली एग्जांपल दी है कि अगर आपके पास ये वाला जो पूरा प्लेन है एक्स और वाई, ये फ्लोर कह दिया जाए, तो फ्लोर के ऊपर आपने एक मिरर रखा, उस मिरर में से रेस पास होंगी, ऊपर आपके पास कोई ना कोई इमेज बनेगा, सेम वही इमेज बनेगा आपका जो यहाँ पर बनेगा वही सेम एज इट इज़ आपके पास यहाँ पर इमेज बनेगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा उसे सरफेस कहा जाता है। आपने पीछे 14 चैप्टर में जो क्वेश्चंस किए हैं वो आपने ऐसे ही किए होंगे कि आप एक्स वाई प्लेन में से वैल्यूज उठाते होंगे डोमेन को और उसे आप पुट करते होंगे इक्वेशन में, जी के जो आंसर आते जाएंगे वो आप इसको यहाँ पर प्लॉट करते गए होंगे। नेक्स्ट है आप लोगों के पास उसने दो लिमिट्स हमें दी हुई हैं, एक्स की लिमिट दी हुई है और वाई की लिमिट दी हुई है। उसने कहा है कि आपने इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रा करना है और स्केच करना है। जो भी आपके पास शेडेड रीजन आएगा उसको आपने जो भी रीजन आएगा इस लिमिट के अकॉर्डिंग उसको शेड कर देना है। ये हमारे पास आ गया y और ये आ गया x। यहाँ पे देखें x की लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब हमारा जो कर्व होगा यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, और मैक्सिमम x की वैल्यू 3 तक जा रही है। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर 3 तक स्टॉप करना है। यहाँ से हमें ये पता लग गया। अब हमने y एक्सिस की तरफ देखा, y एक्सिस में भी 0 है तो y भी 0 से स्टार्ट हो रहा और 2x दिया हुआ है। यहाँ से हम अपना फंक्शन देखें तो y इक्वल टू 2x दिया हुआ है। x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 है। जब मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो मेरे पास 6 आया। इसका मतलब है मैंने y को 6 तक जाना है। अगर यहाँ पे 6 कर दूँ तो मेरे पास ये इतना ग्राफ बनेगा, यहाँ से 3 पर और यहाँ से 6 तक, यहाँ तक मैंने स्टॉप कर देना। और ये सारा जो रीजन है मेरे पास ये शेडेड रीजन बनेगा, ये सारा एरिया कहलाएगा मेरे पास। इस लिमिट के अकॉर्डिंग ये वाला मेरे पास एरिया बनता है सारा। इसी तरह आपके पास सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है। आपको डिफाइन बताया गया कि आपने x की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक चलनी है। x की वैल्यू -1 से लेके आपने 2 तक जाना है, और यहाँ पे y को आपको फंक्शन दिया गया, y इक्वल टू x माइनस 1 दिया गया एंड y इक्वल टू एक्स स्केयर दिया गया। आपने अपनी यही x की वैल्यूज इसमें पुट करनी है। पहले मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँगी पहले वाले फंक्शन में, तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू -1 मैं इसमें पुट करूँगी, y की वैल्यू भी -1 आ जाएगी, तो -1 और -1 हो गया। x की वैल्यू अब मैं 0 पुट करूँगी, इन दोनों में y की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर x की वैल्यू 1 2 पुट करूँगी, y की वैल्यूज आ जाएंगी। ये ऑर्डर पेयर बन के, इन ऑर्डर पेयर को आपने प्लॉट करना है, यहाँ पर बताना है, ड्रॉ करना है, और वो जो भी पॉइंट्स बनेंगे उनको आपने ज्वाइन कर देना है। और यहाँ से ये बता रहा है कि आपके पास -1 से स्टार्ट होगी ग्राफ। जैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ था, 3 पे ख़त्म हो गया था, और y यहाँ से यहाँ 6 तक था, तो यहाँ तक मैंने ये स्टॉप कर दिया था और यहाँ तक जो एरिया बना था शेड कर दिया था। इसी तरह आपके पास यहाँ से ऑर्डर पेयर्स निकलेंगे, उन ऑर्डर पेयर्स को आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है और बताना है कि आपके पास शेडेड रीजन कौन सा होगा।
अब ऊपर वाला जो क्वेश्चंस थे उसमें हमें लिमिट्स दी हुई थी, हमने उन लिमिट्स के क्रॉसपॉन्डिंग अपना ग्राफ बनाए थे और उसमें एरिया बताया था कि कौन सा हमारे पास एरिया होगा, कौन सा शेड्यूल्ड रीजन होगा। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ आपको ग्राफ्स दिए गए हैं और आपको बतानी है आपकी लिमिट्स क्या हैं। जैसे मैं यहाँ से बता सकती हूँ कि मेरे पास एक्स और वाई की शेडेड रीजन में आपने जस्ट बताना है कि आपकी लिमिट्स कौन से। शेडेड रीजन मेरे पास यहाँ से एक्स और वाई जब 0 0 पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमें ये पता लग गया कि हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और वाई की लिमिट जो है वो भी 0 से स्टार्ट हो रही है। जैसे यहाँ पे भी शेडेड रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एक्स और वाई की लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से शेडेड रीजन जो है वो वाई इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि वाई की वैल्यू जो वो 1 से स्टार्ट हो रही है। वाई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वाई की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, क्योंकि यहाँ से शेड्यूल रीजन स्टार्ट हो रहा है ना। और एक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपके पास एक्स जो है वो यहाँ पर 0 है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये तो हमें पता लग गया। अब हमें एक्स और ओरिजिन को देख के हमें एक्स और वाई तो पता लग गया ना शेड्यूल रीजन में कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इनिशियल पॉइंट तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें बताना है कि फाइनल कहाँ तक पॉइंट, ये एंड कहाँ तक हो रहे हैं ये शेड्यूल रीजन, ये अब हमें बताना है। ये हमें कैसे पता लगेगा, ये हमें इन्हीं इक्वेशंस को देख के पता लगेगा। अब यहाँ देखें y 8 है और यहाँ y इक्वल टू एक्स क्यूब है, x की वैल्यू कौन सी अब पुट करें कि वो 8 बन जाए, तो x की वैल्यू हम क्या पुट करें, यहाँ पर 2 पुट करेंगे। 2 पुट करेंगे तो वो 8 बनेगा ना, तो x की लिमिट कहाँ तक आ गई, 2 तक आ गई, क्योंकि यहाँ पे 2 पुट करने से ये 8 बनेगा ना, एक्स क्यूब दिया हुआ है, एक्स को 2 पुट करेंगे तो 8 बनेगा, तो x की लिमिट तो 0 से लेके 2 तक आ गई, ये हमें पता लग गया इस शेड्यूल रीजन के अकॉर्डिंग कि ये ग्राफ जो है यहाँ पे 2 तक खत्म हो रहा है। अब y की लिमिट बतानी है हमें, y की लिमिट कैसे बताएंगे, अब y एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा है और 8 तक जा रहा है, तो यहाँ पर आपने जस्ट यही y की लिमिट्स यही जो दिया हुआ है इसी को बताना है, एक्स क्यूब और लेस देन और इक्वल टू 8, सेम एज इट इज इन्हीं क्वेश्चंस में भी है। अगर आप इसको देखें गौर से तो यहाँ पर y इज इक्वल टू ई एक्स दिया हुआ है एंड y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, y 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन और इक्वल टू ई एक्स पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा। x की लिमिट क्या होगी, x 0 से स्टार्ट होगा, x की लिमिट तो वैसे ही उसने हमें बताई हुई है, यहाँ से हमें पता लग गया 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये इसने 2 दिया हुआ है, 2 तक स्टॉप किया हुआ है, तो x की लिमिट हमें वैसे ही पता लग गया है कि यहाँ 2 तक हमने जाना है। और y की लिमिट हमें इस फंक्शन से पता लग गई है कि y को हमने स्टार्ट करना है 1 से और ई एक्स तक जाना है, y 1 से लेके ई एक्स। तो आपने इन्हीं ग्राफ्स को देख के, इन्हीं शेडेड रीजन को देख के अपनी एक्स और वाई की लिमिट्स बतानी है। ऊपर वाले क्वेश्चन से कि हमें ये लिमिट्स दी हुई थी, हमने इनका एक्स वाई प्लेन में बताना था शेडेड रीजन, और अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको ग्राफ दिए हुए हैं और आपने इनकी लिमिट्स बतानी है शेडेड रीजन में कौन कौन सी हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल दिए हुए हैं, यहाँ पे देखें एक लिमिट जो है 0 से लेके 1 तक कांस्टेंट है और दूसरे की लिमिट, दूसरे इंटीग्रल की लिमिट जो है वो वेरिएबल दी हुई है। तो ये आपके पास डबल इंटीग्रल की दूसरी टाइप है। यहाँ पर आपके पास जो रीजन में उसने कहा हुआ है ना स्केच द रीजन, रीजन में जो शेप बनेगी वो रेक्टेंगुलर नहीं होगी, वो अदर देन कोई रेक्टेंगुलर शेप होगी। फंक्शन जो मर्जी हो यहाँ पर आपके पास फंक्शन के ऊपर मैटर नहीं करता, फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपके पास शेप जो होगी वो कैसी बनेगी। रीजन में आपके पास जो शेप बनेगी वो इस इंटेग्रल्स के ऊपर, इस लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी शेप बनेगी। अगर कांस्टेंट लिमिट्स नहीं होती तो रेक्टेंगुलर शेप बनी थी, अब लिमिट्स जो वो वेरिएबल दी हुई है, एक कांस्टेंट है दूसरी वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर नहीं बनेगी, कोई और शेप बनेगी और वो आपने वैसे ही रीजन ड्रा करना है जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये y है, यहाँ x है और यहाँ z है। क्योंकि यहाँ पे डबल इंटीग्रल है ना, वॉल्यूम कैलकुलेट करें और हमें पता है वॉल्यूम हम इसी इक्वेशन के जरिए कैलकुलेट करते हैं, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। फंक्शन यहाँ पर आपको 1 दिया हुआ है, यहाँ पे डोमेन आपके पास आएगी कोई ना कोई, और आपने स्केच द रीजन, यहाँ पे ये रीजन होता है और आपने यहीं पर रीजन स्केच करना है, यही वाला स्केच करना है जस्ट
रीजन एक्स वाई प्लेन में। यहाँ पर आप एक्स और वाई, एक्स को वैल्यूज़ देंगे, वाई को वैल्यूज़ देंगे, ऑर्डर पेयर्स आएंगे और यहाँ पे आपने जस्ट ये वाली फिगर स्केच करनी है। उसने आपसे यहाँ पर जस्ट रीजन का पूछा हुआ है, स्केच द रीजन लिखा हुआ है, तो ड्रा तो आपने ये वाले यहाँ ही यही करना है ना, फिगर शेप यही ड्रा करनी है रीजन में। तो आप इसे सीधा करके भी लिख सकते हैं, इसे एक्स कर लें और इसे वाई कह दें। अब यहाँ पर ये आपके पास रीजन ही है, ये वाली जो प्लेन था मैंने इसको सीधा करके यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि उसने जस्ट कहा हुआ है कि आपने रीजन स्केच करना है। अब मैं यहाँ पर देखें, ये फंक्शन के ऊपर मैंने आपको बताया डिपेंड नहीं करता, जस्ट आपकी ये लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी शेप बनेगी। अब यहाँ पर देखें एक्स की जो एक्स, ये आपके पास वाई है ना, तो पहला इंटेग्रल वाई का है, बाद में डी एक्स है तो दूसरा वाला इंटेग्रल डी एक्स का है। एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है। ये 4 माइनस 2x है, फंक्शन जो है 4 माइनस 2x है। और एक्स ज़ीरो, एक्स को 0 दें तो पहले पॉइंट आपके पास 0 और 4 बन जाएगा। फिर आप x को वैल्यू दें 1, x को वैल्यू देंगे 1 तो 4 माइनस 2 2 बन जाएगा, x 1 है तो 2 बन गया। अब इन ऑर्डर पेयर को आप यहाँ पे स्केच कर दें, यही उसने पूछा हुआ है सब क्वेश्चंस में कि आपने रीजन स्केच करना है। इन सब क्वेश्चंस में आपने ऐसे ही करना है। यहाँ पर देखें, रीजन स्केच करना है एक्स और वाई प्लेन में। यहाँ पे देखिए आपके पास फंक्शन दिया हुआ है वाई 4 माइनस वाई स्केयर। ये अब मैंने आपको पहले बार बार बता रही हूँ कि फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जस्ट आपकी लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास रीजन में कौन सी शेप बनेगी। 4 माइनस वाई स्केयर आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर पहले x दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये वाला पहला इंटेग्रल आपके पास x का है, इक्वल टू x। बाद में y दिया हुआ है, y की लिमिट 0 से लेकर 2 तक दी हुई है। अब मैं इसमें y की वैल्यूज़ पुट करती हूँ कि पहले y को 0 पुट किया तो मेरे पास आंसर 4 आया, ऑर्डर पेयर बना दिया 4, जब 0 पुट किया तब आया। ठीक, अब जब y की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 दी है, इसको y को 1 दी है तो x की वैल्यू मेरे पास आई है 4 माइनस 1 3, 3 और 1, ये आ गया। अब 2 तक जा सकते हैं हम। मैंने y को वैल्यू दी है 2, तो मेरे पास x का आंसर आया 0, 0,2। अब ये 3 ऑर्डर पेयर बने हैं, इन तीनों ऑर्डर पेयर को आप ये एक्स वाई प्लेन में ड्रा कर सकते हैं इजीली, वो आपके पास रीजन बन जाएगा। जस्ट हमारी इन लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन में कैसी रीजन बनेगा, किस शेप का बनेगा। हमारे पास यहाँ पर जो मर्जी फंक्शन दिया हो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये तो थे आपके पास बहुत सिंपल से क्वेश्चंस, जस्ट आपने इनका ड्रा करना है एक्स और वाई प्लेन में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आपने 2 एक्सरसाइजेज करनी है, 15.1 और 15.2। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, आपने जस्ट इंटीग्रेट करना है। और अगर स्केच द रीजन लिखा हुआ है तो आपके पास यहाँ पर रीजन होता है, रीजन हमेशा एक्स वाई प्लेन में बनेगा। मैंने इसी को सीधा करके यहाँ पे एक्स वाई प्लेन लिखा हुआ है और जस्ट लिमिट्स के ऊपर हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास कैसा रीजन बनेगा। उन लिमिट्स के अंदर मैंने वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे इनको प्लॉट कर दिया। यहाँ पर इस फिगर में ये जो चीज़ होती है आपके पास, ये सरफेस होती है। रीजन का जो इमेज ऊपर पड़ रहा होता है आपके पास, वो सरफेस कहलाता है। इन्हें डोमेन उनके पॉइंट्स के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास जो इमेज बनती है जी एक्सिस में, उसे हम सरफेस कहते हैं। और इन दोनों के दरम्यान में जो स्पेस होती है वो वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम को डबल इंटीग्रल के जरिए कैलकुलेट कर लेते हैं।